दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ कहानी। पति ट्रेन की टिकट लेने गए। एक डरावनी सच्ची कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। मदन, उसकी पत्नी शोभा शहर में नए नए आए थे। वो दोनों यहाँ किसी को भी नहीं जानते थे। शोभा परेशान थी कि शहर में तो आ गए, लेकिन यहाँ हम किसी को नहीं जानते, कैसे क्या करेंगे। मदन ने शोभा को जब परेशान देखा तो उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब शोभा ने उसको अपनी चिंता का कारण बताया। मदन ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूँगा। ये कहते हुए वो दोनों रोड पर आगे की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे कि अचानक शोभा से एक आदमी टकराया। उस आदमी ने शोभा को संभालते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। शोभा और मदन ने कहा, कोई बात नहीं। वो आदमी फिर बोला, शहर में पहले आपको नहीं देखा, लगता है नए आए हैं। जी हाँ, हम इस शहर में नए हैं, यहाँ हम किसी को नहीं जानते। शोभा और मदन ने हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर उस आदमी ने अपना परिचय दिया। जी, मेरा नाम रफ़ीक है और मैं पास ही की बस्ती में रहता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे यहाँ ठहर सकते हैं, जब तक आपको कोई मकान नहीं मिल जाता। और वह शोभा की तरफ एकटक देखे ही जा रहा था। शोभा सोचने लगे कि एक अनजान इंसान भला इस अनजान शहर में हमारी मदद करने के लिए आखिर क्यों तैयार है, जबकि आजकल तो बिना मतलब के कोई किसी को तक नहीं पूछता। शोभा सोच ही रही थी कि मदन ने उसके कंधे को पकड़ कर जोर से हिलाया। अरे क्या सोच रही हो, चलो, अच्छा हुआ इंतजाम हो गया घर का, अब आराम से घर खोजेंगे। कहते हुए मदन ने राहत की सांस ली। दोनों रफीक के साथ उसके घर आ गए। आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, मैं बाहर से आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। कहते हुए रफीक शोभा की तरह घूरती हुई नज़रों से देखते हुए दरवाजे से बाहर की ओर निकल गया। रफीक के जाने के बाद शोभा ने मदन से कहा, सुनिए जी, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है और ना ही ये जगह मुझे सही लग रही। हम कहीं और चलकर रहते हैं। एक तो रात होने वाली है, ऊपर से भले आदमी ने हमारी मदद की, उसका एहसान मानने की वजह तुम उस पर शक कर रही हो। मदन झुलझलाते हुए बोला। बेचारी शोभा समझ नहीं पा रही थी कि मदन को कैसे समझाए, क्योंकि बस वही रफीक की उन नज़रों को महसूस कर पा रही थी और मदन था कि रफीक के गुण गाते नहीं थक रहा था। रात हो गई, खाना खा के सब सो गए। करीब रात के 2 बजे शोभा को अपने हाथ के ऊपर कोई नुकीली चीज महसूस हुई। कई बार तो शोभा ने नींद में ही उस चीज को झटक दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसे अपने हाथ के ऊपर वो नुकीली चीज महसूस होने लगी। अब शोभा की आंखें खुली। उसने इधर उधर देखा तो रात के सन्नाटे के अलावा वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटने को मुड़ी, उसके सामने एक विकराल शरीर वाला कोई था, जो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। शरीर मानो जैसे सड़ा गला मांस, जिसकी दहती हुई लाल आंखें शोभा के एकदम सामने थी और उसे घूरे जा रही थी। ये देख शोभा डर से थर थर कांपते हुए चिल्लाई। उसकी चीख सुन मदन की नींद खुल गई। मैंने तुमसे कहा था ना, हम कहीं और चलते हैं, यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुम नहीं माने। कहते हुए शोभा जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ, लगता है कोई बुरा सपना देखा। बाथरूम की तरफ से आते हुए रफीक मदन के पास आकर बैठते हुए बोला, मैंने तो बाथरूम में ही आपके चीखने की आवाज़ सुनी थी, तभी मैं दौड़ के इस तरफ आया। रफीक ने कहा। शोभा इतनी डर चुकी थी कि वो अब कुछ बोल नहीं पा रही थी। दिन निकला, सभी ने नाश्ता किया और दोपहर का खाना खाया। शाम को मदन ने रफीक से कहा, तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं शोभा के पास हूँ। उसको छोड़कर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत डरी हुई है। ठीक है, कहते हुए रफीक मार्केट चला गया। रात का खाना खाने के बाद सभी सोए हुए थे कि अचानक शोभा को किसी ने पुकारा। शोभा, तुम कह रही थी ना, यहाँ से चलते हैं, चलो आओ मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और हाँ, अपने गहने भी ले आना साथ में। शोभा अध जगी अध सोई सी उसके पीछे पीछे ऐसे चल दी मानो शोभा को अपनी सुध ही ना थी। थोड़ी दूर चलने के बाद शोभा एक ऊंची जगह पर बैठ गई और उस आवाज ने शोभा से कहा, शोभा, मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है,
जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना। सुबह हुई, मदन उठा। उसने देखा शोभा अपने बिस्तर पर नहीं है और ना ही रफीक अपने बिस्तर पर था। मदन घबराया और इधर उधर पागलों की तरह शोभा को ढूंढने लगा। मदन को ऐसे देख बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या बात है भाई, किसे ढूंढ रहे हो? मदन ने बताया, मैं और मेरी बीवी 2 दिन पहले ही इस शहर में आए हैं। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, बस रफीक को जानते हैं और उसी के घर में रह रहे थे। कहते हुए मदन ने जहाँ रफीक का घर था उस ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। गांव का ही एक बुजुर्ग बोला, बेटा, जिस ओर तुम इशारा कर रहे हो उधर तो कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं है और तुम कह रहे हो वह किसी का घर है। ये कैसे मुमकिन है? उस बुजुर्ग के इतना कहते ही मदन ने पलटकर उस तरफ देखा जहाँ कुछ देर पहले वो सोया हुआ था। वहाँ दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय कब्रिस्तान के। ये देखकर तो मदन के जैसे पैरों तले जमी ही निकल गई। अब वो गांव वालों से वो सारी बातें बताने लगा, कैसे वो अपनी पत्नी के साथ इस बस्ती में आया, कैसे रफीक से मिला, सब कुछ बताया। कुछ लोग तो मदन को पागल भी कहने लगे कि ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है कोई पागल है। एक व्यक्ति ने मदन की बातों को ध्यान से सुना और शोभा को ढूंढने की बात कहने लगा। अब सब लोग शोभा को ढूंढने में जुट गए। सारे गांव में ढूंढ लेने के बाद भी शोभा कहीं नहीं मिली। किसी ने कहा कि घर की छतों पर भी देखा। फिर सभी अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। एक युवक ने अपनी छत से आवाज लगाई और एक औरत सामने वाली छत पर बैठी है। जैसे तैसे करके सीढ़ी लगाकर लोग छत पर चढ़े, साथ में मदन भी चढ़ा। ऊपर जाके देखा तो शोभा छत पर ऐसे बैठी थी जैसे मानो किसी का इंतजार कर रही हो। मदन ने शोभा के सर पर हाथ रखा और पूछा, शोभा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेसुध सी शोभा ने जवाब में जो कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। शोभा ने कहा, मेरे पति ट्रेन की टिकट लेने गए हैं, मुझे यहाँ बैठने के लिए कह गए और मैं अपने सारे गहने भी ले आई हूँ, बस अभी आते ही होंगे। इतना कहकर शोभा बेहोश हो गई। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिस घर की छत पर शोभा बैठी हुई थी उस छत पर चढ़ने का कहीं से कोई रास्ता नहीं था। ना सीढ़ियाँ थी और ना ही कोई रास्ता। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें।